हेलो दोस्तों, स्टडी विद कॉन्सेप्ट के इस स्टडी प्लेटफॉर्म पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। और साथ ही स्वागत है हमारी सी सेट की इस महा सीरीज में, जिसमें हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ले रहे हैं दोस्तों। और ये जो क्वेश्चन पेपर है दोस्तों, 2017 का क्वेश्चन पेपर है। इससे पहले हमने 2015 और 2016 के क्वेश्चन पेपर में मैथ्स और रीजनिंग वाले पार्ट को करा दिया है दोस्तों। पहले आप प्लेलिस्ट में जाकर पहले वीडियो को देख लें, उसके बाद इन वीडियो को देखें दोस्तों। तो इसी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज हम 2017 के पेपर में 49 क्वेश्चन पर बात करते हैं दोस्तों। 49 क्वेश्चन है, इस पर बात करते हैं दोस्तों। इसके लिए हम अलग से स्लाइड खोल लेते हैं ताकि आपको समझने में, क्वेश्चन को समझने में कोई दिक्कत ना आए दोस्तों। ठीक है, ये हमने अलग से स्लाइड खोल ली। क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों? कह रहा है कि कुछ 3 अंकीय संख्याओं की निम्नलिखित विशेषताएं हैं। कोई 3 अंक की संख्या है, उनकी इस प्रकार की विशेषताएं ये बताया जो। ठीक है, क्या बोल रहा है? बोल रहा है यह है कि सभी 3 अंक भिन्न भिन्न हैं। ठीक है, पहली बात तो ये कही है, 3 अंक की कोई संख्या है और उनकी जो तीनों अंक हैं वो अलग अलग हैं। दूसरी बात कह रहा है संख्या 7 से विभाजित होती है। दूसरी बात कह रहा है भाई 3 अंक की जो संख्या है वो 7 से विभाजित होती है। ठीक है, अगले क्या कह रहा है? संख्या के अंकों को उलट देने से बनने वाली संख्या 7 से विभाजित होनी चाहिए। ये 3 कंडीशन दे रखी है, इसके हिसाब से पूछा है। और पूछा ऐसी कितनी 3 अंक की संख्या हो सकती है। तो दोस्तों नॉर्मल सा क्वेश्चन है, देखो समझने की बात क्या है। बोला है, पहली बात क्या बोली है, जिसमें मैं यहाँ लिख देता हूँ। 49 क्वेश्चन है, बोला यह है कि भाई 3 अलग अलग संख्याएं। ठीक है, ये कोई डिजिट है, 3 अंक की संख्या है। ठीक है, ये डिजिट है ना, ये क्या है? एक्स वाई और जेड, 3 अंक की संख्या। अब कह रहा है ये 7 से विभाजित है। हमने मान लिया एक्स वाई जेड बटे 7। इसके अलावा एक और चीज़ बोली इसने, संख्या के अंकों को उलट देने पर। हमने मान लिया ठीक है, जेड बाई एक्स अपॉन 7, ये भी 7 से विभाजित है। एक तो ये संख्या थी, ये 7 से विभाजित थी। इसके अलावा इसके जो उल्टे हैं, अंक उल्टे हैं, जैसे उल्टा कर दिया था, जैसे हमने जेड वाई एक्स कर दिया, ये भी 7 से विभाजित है। ये कंडीशन दे रखी है। और हमसे पूछा है दोस्तों, क्या पूछा है? हमसे पूछा है कि ऐसी 3 अंक की संख्या कितनी हो सकती है, यही तो पूछा है हमसे। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो ये चीज़ तो आ गई। देखो सबसे पहले बड़ी बात, सबसे पहले क्या करते हैं हम कि नंबर जो है, जो नंबर कह रहा है, हम क्या करते हैं? देखो हम मानते हैं 100x प्लस 10y प्लस जेड। 100x क्यों माना है? ये 3 अंक की संख्या है। तो यहाँ तो हो गया सैकड़ा वाला, यहाँ हो गया दाई वाला, और यहाँ हो गया इकाई वाला। तो ऐसे हमने ये मान लिया। ठीक है, दूसरी संख्या हमने क्या मानी? इसी की विपरीत, क्योंकि विपरीत भी बोला है ना, 3 अंकों में विपरीत। हमने मान ली दूसरी 100, ये लिख लेता हूँ आराम से, ये 100z प्लस 10y प्लस एक्स। अब हमसे ये बोला है इन दोनों का अंतर है, ये भी 7 से विभाजित है। यही तो बोला है हमसे। ठीक है, यही बात तो बोली है, ये बात आ गई। अब हमने ऐसे लिख लिया ऐसे। अब देखो दोस्तों, मान लेते हैं हम 21 और 35, ये 7 से विभाजित संख्या है। मान लेते हैं हम दोनों का अंतर देखते हैं, तो ये 7 आया, 14 आया। अब 14 आया है, ये डिफरेंस आया है। इसमें भी देखो आप, इसमें भी 7 का भाग जा रहा है। तो इसी प्रकार इन दोनों की बोला है कि ये कोई मतलब 3 अंक की संख्या है, ये वाली और ये भी है, लेकिन ये उसका उल्टा है। इनका उल्टा करने पर भी ये 3 अंक की संख्या है, मतलब 7 से विभाजित होती हैं। तो हम यही तो कर रहे हैं यहाँ पे। हमने अभी तक यही तो चीज़ की है, यही तो बताया इसमें। हमने एग्जाम्पल देके बता दिया भाई 21 और 35 ये 7 से विभाजित है, ये बात तो हमको पता है। इन दोनों में हम जब अंतर देखा तो 14 का अंतर आया। अब 14 का भाग दे रहे हैं जब 7 में, तो जब फुल पूरा में से पूरा जा रहा है, 14 का भाग विभाजित हो रहा है, कहने का मतलब डिफरेंस में। यही हम करते हैं। अब ये संख्या है ना, इसे हम नीचे लिखते हैं। क्या लिखते हैं? 100x प्लस 10y प्लस जेड। और ये जो दूसरी संख्या थी, ये उल्टी वाली, ये विपरीत वाली, इसे हम इसमें से माइनस कर देते हैं। तो हमने किया 100z प्लस 10y प्लस एक्स। अब ये हमने किया, जैसे ही हमने किया तो ये आएगा दोस्तों 99x माइनस 99z। ये आ गया दोस्तों 99x माइनस 99z, ये कोई संख्या आ गई। अब देखो दोस्तों, यहाँ पे एक बात तो चीज़ आ गई भाई, 99 का 7 में भाग तो नहीं जाता, तो हम क्या कर देंगे, इसे 99 को हम कॉमन ले लेंगे और ये आ जाएगा x माइनस जेड। अब जो ये 99 अलग से रह जाएगा, x माइनस जेड का जो कि अंतर ही तो पूछा था हमसे, अंतर है ना ये x माइनस जेड, ये 7 से विभाजित है। यही बात कही है हमसे पूरी।
जो ये बात कही है ना, इतना मैं घुमा के बता रहा हूँ आपको, ये यही बात की गई है कि ये दोनों का अंतर है ना 7 से विभाजित है। हमने x माइनस जेड मान लिया, 7 से विभाजित है, ठीक है। अब क्या करते हैं दोस्तों, हम कोई संख्या मानते हैं, जैसे हम मान लेते हैं, जैसे 8 x मान लेते हैं, z हम 1 मान लेते हैं और इसमें 7 का भाग देते हैं, तो 7 एकम 7 तो जा रहा है भाई, क्योंकि एक बार जा रहा है, तो ये बात तो सही है। इसी प्रकार हम क्या करते हैं दोस्तों, 9 और 2 ले लेते हैं, दूसरी x का मान हम यहाँ पे 9 रख लेते हैं और z का मान यहाँ पे 2 रखते हैं, तो 9 रखा, -2 किया, फिर 7 का भाग दिया, ये भी जा रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, जैसे हमने मान रखा, क्या मान रखा, देखो हमने मान रखा x का मान 8 रखा और z का मान 1 रखा, तो वो बात आ गई यहाँ पे। इसी प्रकार x का मान हमने 9 रखा और z का मान हमने 2 रखा, तो ये बात आ गई यहाँ पे, ये दोनों से विभाजित है। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि 8 बाई और 1, एक संख्या तो ये हो गई, दूसरी इसका विपरीत कर दो, 1 बाई 8, दूसरी संख्या ये हो गई। इसी प्रकार 9 बाई जेड, तीसरी संख्या ये हो गई, इसका विपरीत कर दो, Z9 बाई, ये हो गई चौथी संख्या। तो कहने का मतलब ये है, ऐसी चौथी संख्या, 4 संख्याएं होंगी जो जिनका उल्टा करने पर और स्वयं संख्या, ये दोनों और इन दोनों का अंतर है, वो जो है वो 7 से विभाजित होगा। ऐसी 3 अंक की संख्याएं 4 होंगी दोस्तों। तो इस प्रकार इसका आंसर आ गया बी, इसका ये आंसर आ गया दोस्तों फिर से बताता हूं, आपने अगर एक कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा तो आपको समझने में दिक्कत नहीं आएगी। क्वेश्चन में हमसे बोला है कोई 3 अंक की संख्या, हमने 3 अंक अलग अलग मान लिए, बोला है ये 3 अंक भिन्न भिन्न है, ठीक है, भिन्न भिन्न मान लिए। फिर क्वेश्चन में क्या बोला है, क्वेश्चन में बोला है कि जो भिन्न भिन्न संख्या है, 3 अंक की संख्या जब बनी, ये बन गई, ये 7 से विभाजित है, तो हमने 7 से भाग देके देखा, हाँ विभाजित है। फिर बोला है 3 अंक की तो पलट देते हैं, फिर भी ये 7 से विभाजित है, हमने ये मान लिया। अब क्या है दोस्तों, आप ये जानते ही हैं कि हम ऐसे संख्या निकालते तो ये रखते हैं, भाई x बाई जेड 3 संख्या थी, अंक थे, तो हमने क्या कर दिया 100x प्लस 10y प्लस जेड, एक तो ये हो गई, इसका विपरीत कर लिया 100z प्लस 10y प्लस x, बोला है हमसे ये 7 से विभाजित है, ये बात हमने मान ली। मान लेते हैं हम कोई संख्या मान लेते हैं 2135, इसमें ये दोनों 7 से विभाजित है, तो हमने क्या किया, इसमें डिफरेंस देखा, डिफरेंस 100 दिखाया, फिर हमने इसका डिफरेंस में 7 का भाग दिया, तो पूरा का पूरा जा रहा है। इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों, इसका मतलब ये हुआ, जो ये संख्या है ना, ये वाली और ये वाली संख्या, इन दोनों को हम घटाएंगे ना, तो वो भी पूरा पूरा भाग जाएगा। हम दोनों, इन दोनों को घटाया हमने, ये 99 आया, 99 x प्लस जेड, तो ये 99 से हमसे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि अंतर में उसका भाग जा रहा है, तो x माइनस जेड कर दिया, अपॉन में 7 कर दिया। अब हमने क्या मान रख लिए, एक मान रख लिया 8, जेड का मान 8 रख लिया, दूसरे में हमने रख लिया, देख लो यहाँ रख लिया, जेड का मान 8 रख लिया, दूसरे में देखो देखो आराम से देखो, x का मान हमने 8 रख लिया और y का, z का मान हमने रख लिया 1, दूसरे में ऐसे रखा, x का मान 9 रख लिया, z का रख लिया, कितना रख लिया दोनों, दोस्त 2 रख दिया, 2 रख दिया, ये 2 है। इसी प्रकार हमने एक चीज़ देखी, भाई 8 बाई 1, ये एक संख्या हो गई, इसका विपरीत कर दिया 1 बाई 8, दूसरी संख्या हो गई। इसी प्रकार 9z, ये 2 हो गया, 2 है दोस्तों ये, तो ये क्या हो जाएगा, ये 2 है, 2 है मतलब ये, तो ये क्या हो जाएगा 9 बाई जेड, ये 2, तो ये 3 हो जाएगा, तीसरी संख्या हो गई। इसका विपरीत कर दिया 2 9 जेड, ये y कर दिया, ये तो किया, ये ऐसे कर दिया हमने 2 बाई 9, ये कर दिया, तो ये कितनी संख्या है, ये टोटल हो गई 4 संख्या है, और हमसे ये पूछा कितनी संख्या है, ठीक है, तो ये हमने ये कर दिया। इसी प्रकार दोस्तों अब स्लाइड को हम कर लेते हैं बंद। अब अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कथनों पर परीक्षा कीजिए, मतलब कथन दे रखे हैं, इनका परीक्षा करना है, इसको सॉल्व करना है। क्वेश्चन में क्या दे रखा है, सभी रंग सुखद हैं, तो हमने डायग्राम बनाया ऐसे करके, ये सुखद का बना लिया और ये रंग का बना लिया, ये तो रंग का बना लिया और ये सुखद का बना लिया दोस्तों, ठीक है। अब बोला है सभी रंग सुखद है, ठीक है, हमने मान लिया। कुछ रंग सुखद हैं, इसके अलावा अगला क्या बोला है, कुछ भी रंग सुखद नहीं है, मतलब कुछ रंग सुखद है, इसका मतलब ये वाला एरिया फुल हो गया। कुछ रंग सुखद भी नहीं है, तो मतलब जो कुछ रंग सुखद है तो कुछ रंग सुखद नहीं होंगे, ये कुछ वाला हो गया, और बचा हुआ जो नहीं सुखद होंगे जो आ गया। क्वेश्चन क्या पूछा है, यदि कथन 4 सत्य है तो निश्चित रूप से क्या निष्कर्ष निकाला जा सकता है। अगर कथन 4 सत्य है तो क्या बोल रहा है 4 में, कुछ रंग सुखद नहीं है, ये बोला है 4, तो हम देखते हैं कौन सा सही नहीं हो सकता। तो दोस्तों देख लो,
देखते हैं तो हम देखते हैं भाई सभी रंग सुखद हैं, तो ये बात तो नहीं हो सकती। अगर कुछ रंग सुखद नहीं है तो कुछ रंग सुखद नहीं है, इसका मतलब कुछ रंग ही सुखद होंगे, तो इसका मतलब सभी रंग तो सुखद नहीं होंगे, ये बात तो आप मान गए। हाँ एक बात सही है, ये गलत हो सकता है, ये गलत हो सकता है ये कथन वाला। बाकी इन दोनों को देखते हैं, दूसरा पहला और दूसरा आ नहीं सकते एक साथ, ये सत्य नहीं हो सकते, क्योंकि एक तो गलत है ना, असत्य है ना, ये तो पूछा है हमसे सभी सुखद, सभी रंग सुखद है। और चौथा कथन अगर सही बता रहा है, ये इसमें क्वेश्चन में बोला है, यदि चौथा कथन सही है तो कौन सा नहीं हो सकता भाई, कुछ रंग सुखद नहीं है, एक बात मैंने मान ली ठीक है। लेकिन हम जब फर्स्ट को देखते हैं इसके अनुसार तो सभी रंग सुखद है, ये तो पॉसिबल हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता दोस्तों, क्योंकि कुछ रंग सुखद हैं, पूरे रंग पूछा, पूरे रंग की ना बारे बात नहीं की हमसे, हमसे कुछ रंगों की बात की है, तो इसका मतलब सभी रंग तो सुखद हो ही नहीं सकते, तो पहला गलत होता है दोस्तों। अगला देखते हैं, कुछ रंग सुखद हैं, अरे कुछ रंग सुखद नहीं है तो कुछ रंग तो सुखद होंगे, ये तो बात तो सत्य है, ठीक है। पर अगला बोला है कोई भी रंग सुखद नहीं है, ये तो इसका नेगेटिव हो जाएगा, तो इस प्रकार ये 2 और 3 ये नहीं हो सकते, इसका असत्य है ना, ये कंफर्म कर सकते हैं, निश्चित रूप से कह सकते हैं कि भाई एक तो इसका हो ही नहीं सकता, तो असत्य ये डी आंसर दोस्तों। क्यों नहीं है एक, भाई 4 को हम सही मान रहे हैं, कुछ रंग सुखद नहीं है, तो इसका मतलब क्या हुआ, सभी रंग सुखद हैं, ये गलत बात है, यही तो बात हो गई, तो इस प्रकार इसका आ गया डी आंसर दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन क्या कह रहा है, 51 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 99 से और 1000 के बीच ऐसी कितनी संख्याएं हैं जिसमें अंक जो है, इकाई का अंक जो है 8 स्थान पर आता है, 8 जो है इकाई के स्थान पर आता है, कहने का मतलब होता है किसने से, 99 से 1000 के बीच में। तो देखो दोस्तों, हम जब 99 से और बात करते हैं 200 के बीच, तो क्या करते हैं हम कि भाई 108 आती है एक संख्या, एक आती है 118, एक आती है 128, एक आती है 138, एक आती है 148, भाई 8 इकाई का अंक आ रहा है ना इसमें, एक आ रही है 158, एक आ रही है 168, एक आ रही है 178, एक आ रही है 188 और एक आ रही है 198। तो 99 से 200 के बीच में देख लो आप कितनी संख्या आ रही है जिनमें इकाई का अंक 8 है। एक संख्या आ रही है, 2 आ रही है, 3 आ रही है, 4 आ रही है, 5 आ रही है, 6 आ रही है, 7 आ रही है, 8, 9 और 10। तो 99 से 200 के बीच ऐसी इकाई का अंक जो 8 है ना, ऐसी कितनी संख्या आ रही दोस्तों, ऐसी संख्या आ रही 10। एक बात तो ये हो गई, 10 नंबर ऐसे 10 संख्याएं, ठीक है। अब हम जब बात करते हैं दोस्तों 200 से और 300 के बीच करते हैं, तो ऐसे ही 200 से 300 देख ले हम, तो देखो 208, 218 ऐसे करके ये 298 तक, ये भी कितनी आ जाएंगी दोस्तों, ये भी आ जाएंगी 10 संख्याएं, कलर चेंज कर लेते हैं यहाँ पे हम, ये भी आ जाएंगी दोस्तों 10 संख्याएं। इसी प्रकार हम अगली देखते हैं, 3 वाले उसमें 300 से 400 के बीच में, 400 से 500 के बीच में, 500 से 600 के बीच में, यही तो चलेगा मेथड। और 600 से 700 के बीच में, 700 से 800 के बीच में, क्योंकि इकाई का अंक पूछा है हमसे, 800 से और 900 के बीच में, ये 900 तक की बोली हमसे। अगर भाई 99 से 200 के बीच में ये आ रही है, तो ये 10 आ रही है, पहली वाली में ये 10 आ रही है, 200 से 300 के बीच में भी 10 आ रही है, 300 से 400 के बीच में 10 आ रही है, 400 से 500 के बीच में भी 10 आ रही है, 500 से 600 के बीच में 10 आ रही है, इसमें भी 10 आ रही है, इसमें भी 10 आ रही है, इसमें भी 10 आ रही है। कहने का मतलब है कितने स्लॉट हो गए, ये 9 स्लॉट हो गए। अगर 9 स्लॉट में 10 आ रही है, 10 आ रही है हर जगह, तो इसका मतलब क्या हुआ, 9 इंटू 10 किया हमने। तो ऐसी संख्याएं जो है 99 से लेकर दोस्तों और 9000 तक है ना, वो ऐसी संख्याएं 8 जिसमें इकाई का अंक 8 हो, ऐसी संख्याएं 90 आ रही दोस्तों, इसका आंसर आ गया सी। तो दोस्तों इसमें कुछ नहीं था, क्वेश्चन में दे रखा था भाई कि 99 से और 1000 के बीच ऐसी कितनी संख्याएं जिनमें इकाई का अंक 8 हो। हमने क्या किया, 99 से 200 के बीच में ली, जब हमने ली 108, 118 ऐसे करके देखा 198 तक, तो ये 10 संख्याएं। तो ऐसे ही हर पेयर में आएगी, 200 से 300 वाले में, 300 से 400, 400 से 500, ऐसे करके ये 900 तक। इतने कितने स्लॉट हो गए, ये हो गए दोस्तों 9। अगर 9 स्लॉटों में एक में 10 आ रही है तो 9 में कितनी आएगी, 90। हमने मल्टीपल कर दिया, बस का आंसर आ गया दोस्तों सी। ये बड़ा सिंपल क्वेश्चन था, बस लॉजिक लगाना था आपको बस। भाई इकाई का अंक पूछा है हमसे, एक नंबर ऑफ, ऐसे नहीं पूछा कि 8 कितनी बार आता है, हमसे पूछा है जिनमें 8 इकाई का अंक हो, ये बात कही है हमसे, उसमें तो अलग बात हो जाती है दोस्तों। तो ये आ गया इसका सी आंसर आ गया, ठीक है।
अगला देखते हैं दोस्तों, यदि एक प्रतिदर्श आंकड़े इस प्रकार दे रखे हैं, क्या दे रखा है प्रतिदर्श आंकड़े, माध्य छोटी, माध्यिका सबसे बड़ी, बहुलक सबसे बड़ा, ये चीज़ दे रखी है हमको, तो वितरित होता है। तो हम क्या करते हैं, वो बना लेते हैं जहाँ पे माध्य है और ये अगला माध्यिका है, अगला क्या होता है दोस्तों, ये बहुलक है। 3 चीज़ दे रखी है, ठीक है। हम क्या करते हैं, इसको 3 मान लेते हैं, इससे 5 मान लेते हैं और इसको 7 मान लेते हैं। हम एक डायग्राम बनाते हैं ऐसे करके, ठीक है। हम ऐसे मान लेते हैं माध्य को यहाँ पे, ये तो हो गया माध्य। इससे थोड़ा सा हल्का सा बड़ा कर देते हैं इसे माध्यिका को, और ये सबसे बड़ा है बहुलक जो है। क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, क्वेश्चन कह रहा है ये सममित है। सममित का मतलब है ये सभी समान है क्या, भाई ये तो 3 माना है हमने, ये 5 ये 7, सममित तो नहीं है। अगर ये 2 और 2 2 ऐसे होता तो ये सममित होता, तो पहली बात तो गलत है दोस्तों, ये तो सही नहीं हो सकता। अगला देख रहे हैं, दाहिनी ओर से विषम है। दाहिनी ओर से विषम मतलब ये बढ़ते हुए क्रम में, मतलब ये इधर से ये कह रहा है इधर से बढ़ते हुए क्रम में, दाहिनी ओर से मतलब इधर से बढ़ते हुए क्रम में। तो भाई ये तो बाईं ओर से बढ़ रहा है ना, दाहिनी ओर से नहीं। ये इधर से नहीं बढ़ रहा बल्कि ये इधर से बढ़ रहा है ऊपर की ओर, तो दाहिनी ओर नहीं बढ़ रहा है ये विषम, तो ये भी गलत है। न सममित है और न ही विषम है, ये बात बिल्कुल गलत है दोस्तों। क्यों है भाई, सममित तो नहीं है पर विषम भी नहीं है, विषम है। क्यों है, क्यों कि दाईं ओर से नहीं है बल्कि ये बाईं ओर से विषम है। बाईं ओर का मतलब है यहाँ से छोटा, इससे बड़ा, फिर इससे बड़ा, फिर इससे बड़ा। हाँ ये बात बिल्कुल सही है कि बाईं ओर से विषम है। तो इस प्रकार दोस्तों इसका आंसर आ गया डी। इसमें कुछ नहीं था, हमने एक डायग्राम बना ली नॉर्मल, और मान लिया सबको 3 मान लिया, दूसरे को 5 मान लिया, तीसरे को हमने कितना मान लिया दोस्तों, 7 मान लिया। ये बहुलक मान लिया, एक को माध्य मान लिया, एक को माध्यिका मान लिया। हम जैसे इसने को माना, फिर हमने वो चीज़ लिखाई कि भाई वो सममित है तो समान तो नहीं है, अलग अलग है, ये तो आपको पता है। दाईं ओर से विषम है, दाईं ओर से विषम का मतलब है दोस्तों इधर से बढ़ती हुई संख्या, तो बढ़ती हुई तो नहीं है दोस्तों, बल्कि ये बाईं ओर से विषम है, बढ़ती हुई संख्या, ठीक है। और न सममित और नहीं विषम, ये बात गलत है। तो इस प्रकार इसका आंसर है डी, कि बाईं ओर से विषम। तो ऐसे सिंपल क्वेश्चन दोस्तों, बस आप बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये चीज़ें समझ में आएगी, ऐसे टफ वाली बात नहीं है। हाँ 1-2 क्वेश्चन आएंगे आगे, वो जरूर टफ है, अगर आपने प्रैक्टिस उनके जमा के नहीं की, ढंग से नहीं की, तो आप क्वेश्चन को नहीं कर पाएंगे। जो अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ये क्या कह रहा है, देखो क्वेश्चन कह रहा है श्री एक्स की आयु 1 वर्ष पूर्व किसी संख्या का वर्ग थी, ठीक है। अगले वर्ष वह संख्या के घन बन गई, ठीक है। उसे अपनी आयु के पुनः किसी संख्या का घन होने के लिए न्यूनतम कितने वर्ष की प्रतीक्षा करनी पड़ेगी, ये बात बोली हमसे। मान लेते हैं, देखो ये कहीं एक्स है, ठीक है, और ये, ठीक है। अब हम क्या करते हैं दोस्तों, मान लेते हैं, क्योंकि देखो 2 का वर्ग 4 होता है, 3 का वर्ग 3 का वर्ग 9 होता है, 4 का वर्ग कितना होता है, 4 का 16, 5 का 25, और ऐसे ही क्यूब कितना होता है, 3 का 27, इसका 4 का क्यूब होता है दोस्तों, 4 का क्यूब होता है, ये तो क्यूब है, ये होता है 64। हम मान लेते हैं कि वो बोल रहा है कि x की आयु 1 वर्ष पूर्व किसी संख्या के वर्ग थी, 1 वर्ष पूर्व की बात कर रहा है। तो हम मान लेते हैं यहाँ x को 26, इसका मतलब 1 वर्ष पूर्व यहाँ होगा, ये वर्ग थी कहीं, यही तो बात कर रहा है, 1 वर्ष पूर्व यहाँ वर्ग थी, ठीक है, हमने मान लिया। फिर कह रहा है अगले वर्ष वह किसी संख्या के घनमूल हो गई, और यहाँ का ही हमने मान लिया घनमूल हो गई। तो देखो दोस्तों एक चीज़ आपको समझ में आई होगी। और आगे कह रहा है अपनी आयु पुनः किसी संख्या के घन हो जाएगी, आगे भी वो घन हो जाती है, यही तो बात कही है। देखो हमने 26 मान लिया, 1 वर्ष पहले कितना होगा यहाँ 25, तो 5 का वर्ग है। अब 1 वर्ष बाद देखते हैं तो ये घन हो जाती है, हाँ बिल्कुल, 3 के 27 घन हो रही है। फिर आगे क्या बोला है कि किसी संख्या के आगे जाके भी घन हो जाती है, तो भाई क्या बचा, 3 का घन ये हो ही गया 27, तो कितना 4 का घन हो गई, यही तो बात होगी पूरी। भाई हमने 26 मान लिया, 1 वर्ष पहले वर्ग थी, 1 वर्ष बाद घन हो गई, फिर कह रहा है आगे जब पुनः होती है ना तो घन हो जाती है, 64 हो गया। हमने माना है
ऐसी कोई जरूरी नहीं कि यही संख्या हो। हाँ एक माना है, आपको ये सोचना होगा कि हाँ यार एक ये बात तो सही है, ये एक वर्ष पहले तो एक घन वर्ग थी, फिर वो घन हो गई, फिर ये कह रहा आगे वो क्या होगी, तो ये 64 हो गई। अब कहा है हमसे कितनी न्यूनतम वर्ष, मतलब न्यूनतम कितने वर्ष प्रतीक्षा करनी पड़ी। भाई 26 और 64, इन दोनों में हमने डिफरेंस देखा दोस्तों, 64 और 26 में, तो यह आया 38 का। तो 38 वर्ष उसे प्रतीक्षा करनी होगी राम को, ठीक है, जब जाके वो गण्य होगी अपनी आयु का। तो इसका आंसर बी है। जो हमने आपको बताया चीज़ें भाई, 26 हमने मान लिया, एक वर्ष पहले वो 25 थी, एक वर्ष बाद वो 27 हो गई, और यही कहा एक वर्ष पहले वो वर्ग थी, एक वर्ष बाद घन हो गई। इसी प्रकार आगे भी घन होगी, तो वो 3 का आगे भाई घन, तो ये 4 का आएगा, नॉर्मल सी बात है। अब 26 और 64 में अंतर कितने का आया, 38 का, बस यही आंसर आ गया। 38 वर्ष प्रतीक्षा करनी होगी उसे राम को, इसमें कोई बड़ी बात थोड़ी थी, आपको समझना था बस, इसका आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों कि P Q की तुलना में 3 गुना तेजी से कार्य करता है। तो एक चीज बताऊं आपको, जो इनकम होती है दोस्तों वो एफिशिएंसी की व्युत्क्रमानुपाती होती है, उल्टा एफिशिएंसी की उल्टी होती है, ठीक है। अब कहा है हमसे P Q की तुलना में 3 गुना, आगे पढ़ते हैं, जबकि P और Q एक साथ R की तुलना में 4 गुना, एफिशिएंसी लिख देता हूँ यहाँ, FECENCY, P और Q एक साथ R की तुलना में 4 गुना तेजी से करता है कार्य, ठीक है। यदि P Q और R मिलकर किसी कार्य करते तो उन्हें आपस में आय कितने % बढ़ेगी। देखो P Q की तुलना में 3 गुना, तो हम कर लेते हैं P Q R, ये बात है, ठीक है। अब क्या कर रहा है, एफिशिएंसी क्या है, देखो P और Q की, इसकी एफिशिएंसी देखो हम, एफिशिएंसी, ठीक है। ये देखते हैं हम कि भाई वो 3:1, वही तो बोला है 3 गुना है, तो 3:1 कर दिया हमने। आगे बोला है P और Q मिलकर, P और Q देख लो, P प्लस Q मिलकर R में, R की तुलना में 4 गुना, तो P और Q मिलकर 4 हो गया, 1 हो गया। फिर कह रहा है P Q R तीनों मिलकर किसी कार्य को करेंगे तो ये कितने अनुपात में इनकी आय होगी। अब एक चीज़ आप देखो, P और Q यहाँ भी 4 है और P और Q यहाँ भी 4 है, तो कहने का मतलब क्या हुआ दोस्तों, जब हम P Q R का रेशो निकालेंगे आय का, P Q और R का रेशो निकालेंगे आय का, तो देखो P का तो हो गया 3, ठीक है, P का तो हो गया 3, और Q का होगा, Q का होगा दोस्तों, सॉरी, P का हो गया 3, Q का कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और जो R है बचा क्या है, R, ये R का ये 1 हो जाएगा, तो इस प्रकार आ जाएगा P Q R का 3:1:1, ये अनुपात आ जाएगा आय का। हमसे जो क्वेश्चन में बोला है, हमने क्वेश्चन के अनुसार हल किया दोस्तों, हमने कुछ अलग से नहीं किया इसमें, ठीक है। तो इसका आंसर आ गया ए। यदि फिर भी प्रॉब्लम आ रही है आपको क्वेश्चन में, फिर पूछ सकते हैं आप, हमने मना थोड़े किया है। भाई एक बात है, आपने कॉन्सेप्ट अगर पढ़ा है तो आपको प्रॉब्लम आएगी नहीं, पहली बात। अब कॉन्सेप्ट तो पहले पढ़ने ही होंगे दोस्तों, अब हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करा रहे हैं, हमको इनका अलग से भाई वो बेसिक नहीं पता रहे, क्योंकि इतना टाइम भी नहीं है दोस्तों, ये तो आपको नॉर्मल चीज़ है। अब दोस्तों आगे देखते हैं 55 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 6 व्यक्तियां ABCDEF एक परिवार में निम्नलिखित संबंधों पर विचार कीजिए। 6 व्यक्तियां, ठीक है, पुरुषों की संख्या स्त्रियों की संख्या के बराबर। एक चीज तो ये देखो आप, 6 व्यक्ति हैं, ये बात तो बता दी हमको पर्सन है, और ये बोला है बराबर है। एक चीज बताऊँ आपको, मेल को लेते हैं त्रिभुज में और इसको फीमेल को लेते हैं सर्कल में, और 6 व्यक्ति है तो 3 तो मेल है और 3 ही फीमेल है, एक बात तो ये चीज़ फिक्स हो गई, ठीक है, बराबर है जो भी। फिर क्या बोला है हमसे दोस्तों, फिर बोला है ए और ई एफ के पुत्र हैं, तो हम क्या करते हैं दोस्तों, एफ यहाँ कहीं था, इसकी जेंडर नहीं दे रखी, और ए हम सर्कल करते हैं, पुत्र है ना इसलिए लड़का है ना ये दोनों, और ये ई, ये इसके पुत्र हैं। एक बात तो ये आ गई, ठीक है। आगे क्या दे रखा है, डी 2 व्यक्तियों, एक पुत्र एक पुत्री की माता है, यहाँ कहीं डी थी, ठीक है, माता है, माता ये कर देंगे हम सर्कल से, एक पुत्र की और एक पुत्री की
ये क्या है, माता है, डी, ठीक है, इतना दे रखा। बी ए का पुत्र है, बी जो है ये ए का पुत्र है, मतलब बी यहाँ आ गया, ये पुत्र आ गया, ठीक है। वर्तमान में परिवार में केवल एक ही विवाह जोड़ा है, इसका मतलब क्या हुआ, जो डी है ना दोस्तों, ये डी है ना, ये डी, ये पत्नी है ए की, ठीक है। और इसके ना एक बच्चा तो ये हो गया बी वाला, और एक बच्चा हो जाएगा दोस्तों, एक बच्चा हो जाएगा सी वाला। ये सी है ना, ये लड़की है, और ये दोनों बहन और भाई हो गए, ठीक है। हमने डी यहाँ से मिटा दिया, और बचा क्या, एक बचा है, ये भी एक लेडीज है, क्योंकि तीन देख लो आप, एक दो तीन, तीन, ये तीन लेडीज होगी और एक दो तीन पुरुष हो गए, बस। अब आपने ये जमा लिया, बस बचा क्या है इसमें, क्वेश्चन क्या कह रहा है उसके साथ देखो। क्वेश्चन कह रहा है उपयुक्त में से निम्नलिखित में से कौन सा कथन निकाला जा सकता है, निष्कर्ष। ए बी सी सभी स्त्रियां हैं, तो देखो आप, ए बी और सी सभी स्त्रियां हैं, गलत। ए डी का पति है, ए जो है डी का पति है, हाँ ये बात तो बिल्कुल सही है, ए डी का पति है, ये बात तो सही है। ई एफ डी, ई जो है, ई और एफ डी की संतान है, डी ये रहा, ई ये रहा, और एफ ये डी की संतान नहीं है। डी एफ की पुत्री है, डी जो है दोस्तों देखो आप, डी जो है एफ की पुत्री, ये भी गलत, तो इसका क्या आया दोस्तों आंसर बी, ये निकल के आया। ई जो है, सॉरी ए जो है डी का पति है, ठीक है, ये इसका आंसर निकल के आ गया। तो ये नॉर्मल सा क्वेश्चन था, आपने अगर ये मतलब अच्छे से आपने कॉन्सेप्ट होंगे, आपने ब्लड रिलेशन का आपने क्वेश्चन पढ़े होंगे पहले और सॉल्व किए होंगे, तो कोई टफ वाली बात नहीं थी। हमको जैसे बोला हमने उसी प्रकार को जमा दिया और क्वेश्चन बन गया हमारा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, क्वेश्चन कह रहा है कि कोई एक थैला है जिसमें 20 गेंद हैं, ठीक है, 8 गेंद हरी हैं, 7 सफ़ेद हैं, 5 लाल है। आंख बंद करके थैले में न्यूनतम कितनी गेंद निकाली जा सकती है किसी को भी बिना बदले, निम्न किस जिससे सुनिश्चित हो सके कि प्रत्येक रंग कम से कम एक गेंद निकाली गई। दोस्तों एक परमुटेशन वाला क्वेश्चन है, कम्युनिकेशन वाला, सीधी सी बात है भाई। इसमें क्या होता है देखो, 8 तो ग्रीन है, 7 वाइट है, और 8 सॉरी 5 क्या है, रेड। ये गेंद दे रखी है, ठीक है। अब क्या है हमको कम से कम सब में से एक ने एक तो निकलनी चाहिए, और ये फिक्स नहीं बताया। तो इसमें एक कॉन्सेप्ट होता है दोस्तों, पहले सबसे ज़्यादा जो दे रखी होती है वो, उसके बाद उससे कम। अब देखो ये कम रहेगी, 5 सबसे कम रहेगी, तो ये एक बार ही आएगी, क्योंकि ये सबसे कम है तो एक बार ही आएगी, इसका नंबर एक बार ही आएगा। तो 8 और 7 15 1 16, तो 16 एक प्रत्येक रंग की कम से कम एक गेंद निकाल जाए, तो ऐसी कितनी संख्या है, कितनी गेंद है, न्यूनतम गेंद थैले में 16। ये परमुटेशन कम्युनिकेशन वाला क्वेश्चन है दोस्तों। इसमें आपको, आप पहले आपसे कह रहा हूँ कि परमुटेशन कम्युनिकेशन वाले चैप्टर को आप कहीं और यूट्यूब पर देख लीजिए, क्योंकि दोस्तों अब हम इतना नहीं बता सकते आपको कि भाई ये यार ये है। परमुटेशन और कम्युनिकेशन देखेंगे तो आप उनमें क्या एक संभावनाएं होती हैं भाई, मतलब संभावना तो प्रोबेबिलिटी होती है कि भाई इतनी हो सकती है, तो उसमें क्या होता है एक मेथड होता है कि भाई सबसे ज़्यादा, उसके बाद उससे कम। अब 5 सबसे कम हो गया तो वो एक बार ही आएगा, उसका जो नंबर है एक बार ही आएगा, तो इस प्रकार हमने जोड़ा तो ये आया 16। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये भी परमुटेशन और कम्युनिकेशन वाला है। क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक मिनट इसे मिटा देता हूँ पहले तुम्हें, ठीक है। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ताकि आपको समझ में आया आराम से। देखो क्वेश्चन कह रहा है, यदि 2 लड़कों और 2 लड़कियों को एक पंक्ति में इस प्रकार व्यवस्थित खड़ा किया है कि लड़कियों और एक दूसरे लड़के के बगल में खड़ी ना हो, किंतु कितनी संभावना व्यवस्था हो सकती है। ये भी वही बात है, ये बोला है हमसे गर्ल गर्ल बगल में नहीं होनी चाहिए, तो हम कंडीशन मानते हैं पहली, G1 B1 B2 और G2, एक संभावना तो ये हो गई। तो हमने देख लिया ये हो गया 2 फैक्टोरियल, और उधर देख लेते हैं हम 2 फैक्टोरियल, तो ये कितना हो गया दोस्तों, ये हो गया 4, पहली कंडीशन में 4 हो गए। अगली कंडीशन देखते हैं दूसरी, B1 G1 B2 G2, ये भी होगी, देख लो वही कंडीशन, इसमें भी हो गए दोस्तों 4 फैक्टोरियल, 2 2 करके, ये 2 फैक्टोरियल और 2 फैक्टोरियल। अगली कंडीशन देखते हैं दोस्तों, तो G1 B2 G2 और B2, ये देखते हैं, ये भी कितने हो गए कंडीशन,
ये भी होगी 4। अब देखो आप क्या हो गया, 4 ये हो गई, 4 ये हो गई, 4 हो गई। तो ऐसे तरीके से 12 तरीके से बैठ सकती है। संभव में कितना हो सकती है, 4 4 4 12। सी आंसर दोस्तों इसका। तो ये नॉर्मल क्वेश्चन दोस्तों, ये परमुटेशन कम्युनिकेशन वाला है, तो इसका आंसर आ गया था। भाई हमने जमा के देख लिया भाई, उनके बगल नहीं बैठनी चाहिए, यही तो बात बोलिए, ऐसी कंडीशन होगी बस। 12 आंसर है इसका, ठीक है। नॉर्मल क्वेश्चन दोस्तों आप करेंगे सॉल्व। पहले एक बात बता देता हूँ आपको, परमुटेशन और कम्युनिकेशन वाले क्वेश्चन आपको एक बार यूट्यूब पे देख लेने हैं, किसी टीचर के द्वारा बढ़िया तरीके से किया है, उसमें देख लो आप, ठीक है। क्योंकि ये थोड़ा चैप्टर ऐसा है कि इससे 3-4 क्वेश्चन तो कम से कम आते हैं यूपीएससी में, ये फिक्स है, हर साल आते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। 4 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर के घन के बाहरी पृष्ठ को पूरे तरह लाल रंग से रंगा जाता है। तत्पश्चात इसे फलकों के समांतर 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर के 64 छोटे घनों में काटा जाता है। कितने छोटे घनों की फलकें रंगी हुई नहीं है, नहीं होगी, ये तो बोला हमसे दोस्तों। ये भी एक फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला कहता है नंबर ऑफ फेस पेंटेड, वो होता है n-2 का क्यूब। दोस्तों n यहाँ पे दे रखा है 4, 4 - 2 का क्यूब, 2 इसमें से गया तो 2 का क्यूब, ये होगा 8। तो 8 ऐसे वो हैं फलक जिनमें ये रंगे नहीं गए होंगे। तो ये फॉर्मूला है, हमने कुछ नहीं किया, ये फॉर्मूला उसके हिसाब से हमने क्वेश्चन किया है। ये फॉर्मूला आपने रखा और क्वेश्चन का आंसर आ गया, बस। नॉर्मल क्वेश्चन था, आपने फॉर्मूला रखा और उसका आंसर आ गया। तो ये ऐसी बात है दोस्तों, आप फॉर्मूला वगैरह कॉन्सेप्ट अगर आपने पढ़ रखा है ढंग से तो आराम से आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ये सिटिंग अरेंजमेंट का है। 59 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। ABCDEFG और H एक पंक्ति में उत्तर की ओर मतलब मुख करके बैठे हैं, ठीक है। B G का पड़ोसी नहीं है, तो हम G यहाँ रख लेते हैं, मान लेते एक प्रकार से। और बोला है हमसे B जो है G का पड़ोसी नहीं है, पहली बात तो ये बोल दी, ये हमने लिख लिया अलग से, ठीक है भाई। B G का पड़ोसी नहीं, एक बात तो गई। F G के ठीक दाएं और E के पड़ोसी है। F जो है वो G के ठीक दाएं मान लिया हमने यहाँ, और E का पड़ोसी है, तो इसका मतलब क्या हुआ, F जो है E का पड़ोसी हो गया। यही तो बात होगी भाई, G के दाएं F हो गया, इसके पड़ोसी है ये हो गया, ठीक है। ठीक बाएं, ठीक पड़ोसी बोला है इसमें, मतलब पड़ोसी है, ठीक है। G अंतिम छोर पर नहीं हो सकता, अब ये बताया हमको G है ना, ये अंतिम छोर पर नहीं हो सकता, ठीक है। A E के बाएं से छठा है, A जो है E के बाएं से छठा है, मतलब क्या हुआ, E ये हो गया, इसके बाद 1 2 1 ये हो गया, 2 हो गया, 3 4 5 6, तो इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों, ए यहाँ पे कहीं, ये तो हो गया, ये हो गया। और H जो है C के दाएं छठा है, H C के दाएं से छठा है, H जो है C के दाएं से छठा है। देखो आप, H जो है C के दाएं से छठा है, C हम यहाँ मान लेते हैं, देखो इससे छठा 1 2 3 4 5, इसका मतलब H यहाँ कहीं पे, ये बात हो गई। अब एक चीज़ हमको पहले दे रखा है, बचा क्या है, B, और बचा क्या है दोस्तों, एक इसमें बचा है, क्या बचा है, एक तो ये बचा है, ये B बचा है, ABC, और एक D बचा है, ठीक है। ये बचे तो हमसे पहले क्या बोला है, जो B है ना वो G का पड़ोसी नहीं है, G का पड़ोसी नहीं, तो यहाँ पे क्या है D, और यहाँ जाएगा B, बस बन गया। क्वेश्चन में जैसे बोला हमसे वैसे हमने बना दिया। उपयुक्त के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही है। C A के ठीक बाएं है, C जो है A के ठीक बाएं, देखो C, देखो आप एक बार देख लो, C A के ठीक बाएं है, नहीं ये तो दाएं, ये बात तो गलत हो गई। अगला देखते हैं दोस्तों, D B और F संगणित पड़ोसी हैं, D B यहाँ है और F तो अलग है, ये संगणित पड़ोसी नहीं हो सकते। G D के ठीक दाएं हैं, अब देखो आप, G जो है D के ठीक दाएं, हाँ ये बात बिल्कुल सही है,
ए ई के अंतिम छोरों पर है, ए और ई अंतिम छोरों पर है, ए तो है लेकिन ई नहीं है अंतिम छोर पर, ये गलत। तो इसका आंसर आ गया दोस्तों सी। ठीक है, तो ये नॉर्मल क्वेश्चन थे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, 60 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, किसी निश्चित कोड 256 का अर्थ है लाल रंग और चौक। तो देखो दोस्तों हम क्या करते हैं, 200 दूर दूर लिखते हैं, 2 5 6, इसका मतलब दे रखा है लाल है रंग और चौक। अगला दे रखा है 589 का अर्थ है हरा रंग फूल, 589 का है हरा रंग और फूल। अगला दे रखा है दोस्तों कोड क्या दे रखा है, 254 का मतलब है 2 5 4, इसका मतलब है सफ़ेद रंग और चौक। अब हमसे पूछा है सफ़ेद रंग इंगित वाला अंक कौन करता है। देखो सबसे पहले देखो तीनों में कॉमन क्या है, तीनों में कौन सा कॉमन है। तो भाई रंग तो तीनों में है, ये आप देख रहे हैं रंग तो तीनों में है। अब देखो इन तीनों में कॉमन एक और चीज़ क्या है, तो रंग के लिए यहाँ किया होगा दोस्तों, रंग के लिए 5 है, देख लो 5 तीनों में, देख लो 5 ये रहा, 5 ये रहा, सॉरी 5 ये रहा और 5 ये रहा। हाँ रंग के लिए तो है। अब हम चौक के लिए देखते हैं, चौक 2 में कॉमन है, एक तो चौक यहाँ पे कॉमन है, एक चौक यहाँ पे कॉमन है। चौक के लिए हम देखते हैं दोनों में क्या कॉमन है, तो 5 चौक के लिए हम देखते हैं, तो देखो आप दोनों को 2 कॉमन है यहाँ पे चौक के लिए, 2 ये रहा और 2 ये रहा। ठीक है, इस प्रकार 2 कॉमन है इसका, तो ये हो गया चौक के लिए। अब बचा क्या है, वाइट। तो सफ़ेद के लिए क्या होगा दोस्तों, अगर 5 इनमें कॉमन है, दोनों में 2 कॉमन है, तो ये चौक बचा नहीं है, ये चौक ये बचा है जो है, सॉरी चौक के लिए, एक मिनट रुको, ये चौक है। अगर चौक के लिए 2 कॉमन है, देख लो आप 2 कॉमन है, ये 2 कॉमन है, तो बचा कौन सा है दोस्तों, ये बचा है ना रंग, ये सफ़ेद के लिए, ये 4 बचा है दोस्तों, ये सफ़ेद के लिए, तो इसका आ जाएगा सफ़ेद के लिए 4 डिनोट की। कॉमन देखना है हमने, इसमें कुछ नहीं देखना। ठीक है, तो इस प्रकार इसका आंसर आ गया 4, ये इसका बी का आंसर आ गया। तो नॉर्मल क्वेश्चन थे, ये भी क्वेश्चन हो गया। अब दोस्तों यहाँ तक मैथ और रीजनिंग वाला सेगमेंट तो हो गया, अब आगे बढ़ते हैं। अब पहले कॉम्प्रिहेंशन तो इसे छोड़ देंगे हम, सीधा हम मैथ और रीजनिंग वाले पे आ रहे हैं। तो ये यहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं दोस्तों, ये हो रहे हैं 68 से स्टार्ट। ठीक है दोस्तों, 68 से स्टार्ट हो रहे हैं। क्वेश्चन क्या दे रखा है, क्वेश्चन दे रखा है कि किसी शहर में पहले 4 दिनों का औसत वर्षा है 0.40 इंच है। ठीक है, तो क्या लिखना है हमको, 4 डेज इसका एवरेज दे रखा है 0.40 इंच, ये एवरेज वो दे रखा वर्षा। ठीक है, टोटल वर्षा कितनी हो जाएगी दोस्तों, 0.40 इंटू ये गणना किया हमने 1.60, इतनी वर्षा हो गई टोटल। ठीक है, फिर क्या दे रखा है, आखिरी 2 दिन 4:3 अनुपात में वर्षा होती है। 6 दिनों की औसत वर्षा, देखो 6 दिनों की, ये तो 4 दिनों की थी, 6 दिनों की दे रखी है एवरेज, ये दे रखी है 0.50 इंच। अब इनका टोटल निकालेंगे हम दोस्तों, ये आएगा 0.0 इंटू 6 किया हमने, ये 3 इंच। अभी जो ये 2 दे रखे थे ना, 2 अनुपात आखिरी 2 दिनों के, इसका मतलब क्या हुआ, ये 5th का और 6th का ये अनुपात दे रखा है 4:3। ये बात तो आपने यहाँ तक लिख ली, ये तो नॉर्मल सी चीज़ है। अब जो आगे बात कर रहे हैं दोस्तों, तो इसका मतलब क्या हुआ, 5 और 6 का ये है, तो हम क्या करेंगे दोस्तों, हम करेंगे 5 और 6 का निकालना है ना, 5th एंड 6th डे का निकालना है। इसका मतलब क्या हुआ, 6 डे में से जिनका वो दे रखा है उसमें से 4 डे का निकालेंगे, तब दोनों का आएगा। तो 6 डे का कितना है यहाँ 3, और 3 में से हम 1.6 करेंगे, तो ये क्या आएगा 1.40 इंच, ये दोनों का आ गया। अब दोस्तों इन दोनों का कितना है, इन दोनों का अनुपात दे रखा है 3:4, मतलब इनका जोड़ कितना है 7, 7 का मतलब 1.40 है, तो इसका मतलब 1 का मतलब कितना हो गया 0.420। अब बोला क्या हमसे 5वें दिन, तो 5वें की ये क्या दे रखा है दोस्तों, 5वें दिन का पूछा है हमसे। ठीक है, अगर 5वें दिन का ये है, ये सॉरी ये ना 4:3 है, 5वें का पूछा है, तो 5वें का निकालने के लिए 5th का निकालने के लिए 0.02 इंटू यहाँ 4 दे रखा है, इसका मान यहाँ 4 दे रखा है, तो हम इससे 4 से मल्टीपल कर देंगे,
4 से मल्टीपल किया तो ये आ जाएगा 0.080%। ये है ना, ये 8, ये सी का आंसर है। देखो क्वेश्चन नहीं है, 4 दिनों का एवरेज दे रखा था इतनी इंच, टोटल दे रखा था इतना, 6 दिन का दे रखा है इतनी इंच, टोटल दे रखा है इतना, 5 और 6 का क्या बोलते हैं अनुपात दे रखा है 4:3। तो 6 में अगर 5 और 6 का निकालें तो 6 में से 4 का निकालेंगे 2 ही का बचेगा नहीं, हमने निकाला, ये आ गया 1.040 इंच। अब भाई अगर दोनों का ये सम इसका 7 है तो 7 में हमने 7 बराबर 1.40 है, तो एक का मतलब क्या हो गया, एक का मतलब हो गया, इकाई का मतलब 0.02 पर। तो अगर 0.20 है तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो बचा है ना ये फिफ्थ का, ये कितना है, इससे मल्टीपल कर देंगे हम। 4 से हमने मल्टीपल किया तो ये तो आ गया 5वें नंबर। अगर हमसे 6 का भी पूछता ना दोस्तों तो हम 3 से गुणा करते तो 0.06% हो जाता, 6 हो जाता मतलब इंच। तो ये इसका आंसर आ गया 0.08 इंच। तो ये इसका आंसर आ गया दोस्तों। तो ये नॉर्मल क्वेश्चन था, एवरेज का आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा है तो ये आपको समझने में दिक्कत नहीं आई होगी। अब क्या है, तो आपको कॉन्सेप्ट तो पढ़ने होंगे दोस्तों, ठीक है, ऐसी बात नहीं बिना कॉन्सेप्ट के तो नहीं कर सकते आप ऐसे क्वेश्चन को, कॉन्सेप्ट तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा, इसका कोई अलग से इलाज नहीं है। अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा ये वाला क्वेश्चन थोड़ा लंबा आ रहा है अगला वाला, तो हम इसके लिए फिर से स्लाइड खोल लेते हैं, दोस्तों, ये वापस करते हैं, नई स्लाइड खोल लेते हैं, ठीक है, आपको दिक्कत ना आए समझने में। अगली स्लाइड खोल लेते हैं इसके लिए। देखो क्वेश्चन थोड़ा लंबा है, पहले आप क्वेश्चन को आराम से पढ़ लीजिए। और एक बात आपको बता दूं, अगर ऐसे क्वेश्चन जो लंबे क्वेश्चन आते हैं ना, अगर आपने थोड़ी सी भी गलती कर दी तो एक क्वेश्चन गलत हो जाता है और 4 से 5 मिनट खा जाएगा हमारा, पर हम प्रेशर में हो जाएंगे दोस्तों। तो आराम से कीजिए, आपको जल्दीबाजी है नहीं है, अभी प्रैक्टिस कर लीजिए जो आपको वहाँ दिक्कत ना आए एग्जाम में जाके, ठीक है। दी गई सूचना पर विचार कीजिए और उनके नीचे आने वाले 3 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। व्याख्याता 1 BCDEF जी विभिन्न, देखो आपको नज़दीक कर देता हूँ, विभिन्न शहरों हैदराबाद, दिल्ली, शिलोंग, कानपुर, चेन्नई, मुंबई, श्रीनगर आवश्यक नहीं कि इसी क्रम हो जो एक सम्मेलन में शामिल हुए। इनमें से प्रत्येक व्याख्याता अलग अलग विषय अर्थशास्त्र, वाणिज्य, इतिहास, समाजशास्त्र, भूगोल, गणित, सांख्यिकी का विशेषज्ञ है। इसके साथ ही अब ये उनको इन्फॉर्मेशन देती है। तो ऐसा क्वेश्चन करने से पहले एक चीज़ आपको बता दो दोस्तों, ऐसा क्वेश्चन करने से पहले आप सबसे पहले तो एक आप वो कर लेती है, एक डायग्राम मतलब वो सारणी बना लीजिए, ठीक है। अब सारणी कैसे बनाएंगे मैं आपको बताता हूँ। भाई 6-7 बंदे हैं, कितने बंदे दे रखे हैं, 7 है, ठीक है। तो हम बंदों को लिख लेते हैं, पहले छोटा कर देते हैं इसे, ताकि आपको समझ में दिक्कत ना आए। क्वेश्चन को आप देख लेंगे आराम से, खूब नज़दीक कर देंगे जूम करके, हम इन्फॉर्मेशन दे देंगे उस हिसाब से। देखो पहले तो संख्या लिख लेते हैं, बंदे कौन कौन दे रखे हैं। ए दे रखा है, बी दे रखा है, सी दे रखा है, डी दे रखा है, ई दे रखा है, एफ दे रखा है और जी दे रखा है। ये चीज़ तो हमको दे रखी है, ठीक है। अब दोस्तों जो इन्फॉर्मेशन दे रखी है उसके हिसाब से हम करते हैं। पहली इन्फॉर्मेशन क्या दे रखी है कि कानपुर का व्याख्याता भूगोल विशेषज्ञ है। कानपुर का व्याख्याता है कोई, हम यहाँ लिख लेते हैं दूसरी जगह, एक अलग से इन्फॉर्मेशन लिख देते हैं इसको कि कोई कानपुर का व्याख्याता है और वो किसका विशेषज्ञ है, भूगोल का। ये हम इन्फॉर्मेशन लिख देते हैं, बाद में काम आएगी यहाँ। फिर क्या कर रहा है, व्याख्याता डी है ना, शिलोंग का है। जो व्याख्याता डी है ना दोस्तों, ये कहाँ का है, शिलोंग का है, ठीक है। पहली बात तो ये दी थी, ठीक है। व्याख्याता सी जो दिल्ली का है और जो समाजशास्त्र विशेषज्ञ है, ये सी है ना, पहली बात तो ये कहाँ का है, दिल्ली का है, और किस में विशेषज्ञ है, समाजशास्त्र, सोशोलॉजी में मतलब विशेषज्ञ। पहली बात तो ये लिख ले। व्याख्याता बी न तो इतिहास पढ़ाता है और न ही गणित पढ़ाता है। बी जो है, हम इधर लिख लेते हैं, ये क्या करता है, ये इतिहास भी नहीं पढ़ाता और गणित भी नहीं पढ़ाता, क्रॉस कर लेते हैं, ये दोनों ही नहीं पढ़ाता, ठीक है। व्याख्याता ए जो अर्थशास्त्र के विशेषज्ञ हैं, हैदराबाद के नहीं है। ए जो है ये क्या है दोस्तों, पहली बात क्या दे रखी है इसकी, कलर चेंज कर लेते हैं। पहली बात तो ये हैदराबाद का नहीं है, ए हैदराबाद का नहीं है, क्रॉस कर लेते हैं।
पर ये पढ़ाता क्या है? ये इकोनॉमिक्स पढ़ाता है, अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र आराम से लिख देता हूँ, थोड़ा जल्दी नहीं है। अर्थशास्त्र पढ़ाता है, पर ये हैदराबाद का नहीं है। एक चीज़ याद रखिए, व्याख्याता ऐप जो है वाणिज्य विज्ञान का है, श्रीनगर का है। ऐप जो है कहाँ का है दोस्तों? एक तो ये श्रीनगर का है। अब हमको क्या दे रखा है कि जो ऐप है ना वो श्रीनगर के पहले दे रखा है। श्रीनगर का है वाणिज्यिक विशेषज्ञ है, श्रीनगर का दे रखा है, और ये वाणिज्यिक विशेषज्ञ है। ये ऐप के बारे में दे रखा है। इसके अलावा जी जो है सैंकी का है और चेन्नई का है। कहाँ का है? पहली बात तो चेन्नई का है, और क्या है फिर ये सैंकी का विशेषज्ञ। ये हमको इंफॉर्मेशन देती। अब दोस्तों ई के बारे में निकालना है, बी के बारे में निकालना है, और एक सिटी के बारे में निकालना है, ए के बारे में। तो दोस्तों पहली चीज़ क्या रखी, कानपुर का व्याख्याता भूगोल विशेषज्ञ है। कानपुर का व्याख्याता है वो क्या है दोस्तों? भूगोल विशेषज्ञ है। अब देखो दोस्तों सब्जेक्ट कौन कौन से बचे हैं? इतिहास, गणित और भूगोल। सब्जेक्ट बचे हैं इतिहास, गणित और भूगोल। अब एक बात बताओ आपको, बी अगर इतिहास और गणित नहीं पढ़ाता तो इसका मतलब बी क्या पढ़ाता होगा? भूगोल पढ़ाता होगा, भूगोल पढ़ाता होगा। अब भूगोल वाला बंदा है ना वो कानपुर का है, तो हम यहाँ इन्फॉर्मेशन दे रखी थी ना ऊपर वाली, यहाँ हम लिख लेते हैं भाई भूगोल वाला बंदा ये कानपुर का है। तो बी कानपुर का है, भूगोल पढ़ाता है। एक बात ये समझ में आ गई। ए जो है हैदराबाद का नहीं है। अब सिटी बची दो, एक तो बची हमारे पास दोस्तों हैदराबाद, और एक बची है मुंबई। अब ए अगर हैदराबाद का नहीं है तो ए कहाँ का होगा? मुंबई का होगा। अगर ए मुंबई का है तो बचा कौन सा? ई। ई कहाँ का होगा? ई होगा दोस्तों, ई होगा, जो ई है ये होगा हैदराबाद का। अब दोस्तों अगर ई हैदराबाद का है तो ये क्या कर सकता है दोस्तों? ई अगर हैदराबाद का है तो ये क्या पढ़ाता है? ये पढ़ाता है दोस्तों, ई के बारे में आपको बताता हूँ। अब दोस्तों अब क्या दे रखा है कि जो डी है इसके बारे में और ई के बारे में, इन दोनों के बारे में, विषय के बारे में नहीं बताया अभी। तो इसका मतलब क्या हुआ? इतिहास और गणित ये दोनों विषय है ना, ये इतिहास ऑब्लिक मैथ, मैथ लिख देता हूँ यहाँ, और दूसरा वाला है ना, कलर चेंज कर लेता हूँ, दूसरा वाला हैदराबाद भी इतिहास और गणित ये दोनों पढ़ा सकते हैं। तो ये दोनों चीज़ हम रख ली। ये स्पेशल किसी एक विषय के बारे में नहीं दे रखा, ये बोल रखा है कि इतिहास में दोनों पढ़ा सकते हैं, इनके बारे में इतना बोल रखा है। ये हमारा जम गया, ठीक है, हमने इन्फॉर्मेशन बताई थी उसके हिसाब से हमने जमा लिया। अब क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन देखते हैं 69 वाला क्या कह रहा है, भूगोल में विशेषज्ञ कौन है? भूगोल में विशेषज्ञ पूछा है हमने, तो भूगोल के बारे में देखते हैं दोस्तों हम। तो भूगोल के विशेषज्ञ हैं बी, कानपुर वाला है ये, भूगोल वाला है ये बी है दोस्तों। तो इस प्रकार इसका आंसर आ गया ए आंसर। अगला क्या दे रखा है दोस्तों, स्लाइड और बड़ी कर लेते हैं इसको। अगला क्या दे रखा है हम पे कि अर्थशास्त्र विशेषज्ञ व्याख्याता किस शहर का है? अर्थशास्त्र का इकोनॉमिक्स का है जो मुंबई का है दोस्तों, तो ये भी बी आंसर है इसका। अगला देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन से, मतलब निम्नलिखित में से कौन हैदराबाद का है? हैदराबाद का है कौन है भाई? ई जो है हैदराबाद का है दोस्तों, तो इसका भी आ गया बी आंसर। तो नॉर्मल क्वेश्चन था, हमको इन्फॉर्मेशन दी गई थी उसके हिसाब से हम लोग को क्वेश्चन करना था, ये आ गया आंसर, सिंपल हो गया। तो क्वेश्चन टफ नहीं आते दोस्तों, बस आपको क्वेश्चन को समझ के और उसका आंसर देना होता है। ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो हम अलग से टेबल बना लो और आप क्वेश्चन को कीजिए आराम से, और इन्फॉर्मेशन दे रखी है उसके हिसाब से क्वेश्चन को कीजिए, बस क्वेश्चन हो जाएगा। क्वेश्चन में कोई बड़ी बात थोड़ी थी। अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है दोस्तों कि किसी पाठशाला में 5 शिक्षक हैं ABCDE, ए और बी हिंदी और अंग्रेजी पढ़ाते हैं। ए के बारे में दे रखा है, ए बी के बारे में। सी और बी अंग्रेजी और भूगोल पढ़ाते हैं। डी और ए गणित और हिंदी पढ़ाते हैं। ई और बी इतिहास और फ्रेंच पढ़ाते हैं। सबसे अधिक विषय कौन पढ़ाता है? ये चीज़ें रखिए, वही डायग्राम वाला सीन आ जाएगा, मतलब सारणी वाला। ए लिख दिया, बी लिख दिया, सी लिख दिया, डी लिख दिया और ई लिख दिया, ठीक है। ये तो उनके वो लिख दिए कौन कौन बंदे थे उनके बारे में, ठीक है। अब इधर हम क्या करेंगे दोस्तों, इधर हम करेंगे, ये देखो ऊपर एक ले लेते हैं हम हिंदी, एक हिंदी को लिख लिया, हिंदी को लिख लिया। हिंदी के बाद हम लेते हैं इंग्लिश,
इंग्लिश के बाद हम लिखते हैं ज्योग्राफी, जियो लिख देता हूँ मैं ताकि आप समझ जाए। एक मिनट को जियो लिख देता हूँ, ज्योग्राफी। इसके बाद लिख देते हैं हम मैथ, और मैथ के बाद लिखते हैं हिस्ट्री एच, और एच के बाद हम लिखते हैं फ्रेंच एफ। ठीक है, ये हमने शॉर्टकट लिख दिया। ठीक है, ये चीज़ हमको ऐसे हमको चीज़ जमानी है इनमें आराम से। ठीक है, अब जो चीज़ दे रखी है हम उसके हिसाब से देते जाएंगे आंसर। अब क्वेश्चन दे क्या रहा है, पहली बात क्या दे रखी है क्वेश्चन में दे रखी है भाई ए और बी हिंदी और अंग्रेजी पढ़ाते हैं। ए और बी हिंदी और इंग्लिश पढ़ाते हैं, दोनों के सामने ये लिख दिया। सी और बी अंग्रेजी और भूगोल पढ़ाते हैं। अंग्रेजी बी में तो लिख दिया, इसके अलावा भूगोल पढ़ाता है। और सी और क्या पढ़ाता है, अंग्रेजी और भूगोल, इसके सामने लिख दिया। ठीक है, ये बात हो गई। अगला क्या दे रखा है, डी और ए जो है गणित और हिंदी पढ़ाते हैं। ए के बारे में हिंदी के बारे में दे रखा है, लेकिन डी के बारे में नहीं दे रखा, तो डी हिंदी के बारे में दे रखा है। ठीक है, और ये मैथ भी पढ़ाता है, तो मैथ के सामने। अब ए के बारे में दे रखा है कि भाई ये मैथ पढ़ाता है, तो ए के बारे में मैथ लिख लिया हमने ए के सामने। ठीक है, आगे क्या दे रखा है, ई और बी इतिहास और फ्रेंच पढ़ाते हैं। ई जो है इतिहास और फ्रेंच, देखो हिस्ट्री और फ्रेंच पढ़ाते हैं। और ई के अलावा कौन सा दे रखा है, बी और दे रखा है इतिहास और फ्रेंच पढ़ाते हैं। बी इतिहास, ये रहा हिस्ट्री और फ्रेंच पढ़ाते हैं। अब बोला क्या है हमसे कि सबसे ज़्यादा सब्जेक्ट कौन पढ़ाता है, तो आप देख लीजिए यहाँ बी का सबसे ज़्यादा सब्जेक्ट है, बी जो है सबसे ज़्यादा सब्जेक्ट पढ़ा रहा है, इसका आंसर आ गया बी। तो क्वेश्चन हमने सारणी दे रखी थी, सारणी के हिसाब से हमने क्वेश्चन कर लिया। सारणी बनानी थी आपको और क्वेश्चन हो गए सॉल्व। बी सबसे ज़्यादा क्वेश्चन। सारणी से क्या है दोस्तों, क्वेश्चन गलत होने की संभावना कम हो जाती है, इसलिए सारणी वाला मेथड बहुत अच्छा है, आराम से हो जाएगा आपसे। अगर आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो क्वेश्चन आराम से हो जाएगा सारणी वाला, कोई बड़ी बात नहीं है। सारणी वाला जो क्वेश्चन है ये कोई बड़ी बात नहीं है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 73 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक 2 अंक की संख्याओं को उत्क्रमित किया जाए, मतलब उल्टा किया जाए। उन 2 संख्याओं में से बड़ी संख्या छोटी संख्या से विभाजित होती है, तो बृहत्तम संभव शेषफल क्या होगा। उदाहरण के लिए हम मान लेते हैं दोस्तों, कोई 43 है, इसको हम उल्टा किया, इसमें हमने उल्टा किया तो ये क्या आ गया, इन दोनों में अंतर आ गया 9 का अंतर आया, वही तो शेषफल आया है। एक बात तो आपको बता दी। अब 2 अंक की है, अब 2 अंक की दोस्तों 10 से 99 होती है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, 99 को उल्टा करते हैं, उल्टा किया तो इसका देखा हमने भाग दिया, तो ये आया शेषफल 0। 99 तो शेषफल 0 आएगा। अगला करते हैं, 98 को उल्टा करते हैं, 89 किया, इसका शेषफल देखा हमने दोस्तों कितना आया, 9 आया। अगला देखते हैं 97 को 79 किया, उल्टा करना है ना सबको, तो ये इसका शेषफल कितना आया, 18। अगला देखा हमने 96 को उल्टा किया, 69, इसका शेषफल कितना आया, 27, ये 27 आ गया। अगला देखा हमने 95 को उल्टा किया, ये 95 को उल्टा किया तो 59 को देखा शेषफल कितना आया, 59 का शेषफल आया 36। अगला देखा हमने 94 को 49 उल्टा किया तो इसका शेषफल कितना आ गया दोस्तों, 45। अब हमसे पूछा सबसे ज़्यादा शेषफल किसका आएगा भाई, तो सबसे वाला उल्टा करने पर सबसे ज़्यादा शेषफल आ रहा है 45, इसका आंसर आ गया डी। सबसे ज़्यादा शेषफल है संभव रूप से वो 45 है। आपको हमने सीधे से बता दी भाई, ये कोई संख्या है, इसको उल्टा किया हमने, ये 9 आया शेषफल। उसी प्रकार सबको उल्टा किया 2 अंक वालों, हम यहाँ तक आए, हमने देखा सबसे ज़्यादा कितना, सबसे ज़्यादा वो आ रहा है शेषफल, तो 45 आया, तो इसका आंसर आ गया डी आंसर है। तो नॉर्मल क्वेश्चन थे ये वाला भी, आप अगर कॉन्सेप्ट आपने कर रखा है तो क्वेश्चन को आप आराम से कर देंगे, कोई बड़ी बात थोड़ी है इसमें, तो इसका आंसर आ गया डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये क्वेश्चन आपने शायद पहले भी कर लिया ऐसे क्वेश्चन, हाँ 2016 में कर लेते गए, 15 में किया शायद कुछ, मुझे याद नहीं अभी। क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक्स और वाई की मासिक आय 4:3 अनुपात में है, 4:3 में है, और उसकी मासिक व्यय कितना है, 3:2 में है। फिर भी उनमें प्रत्येक माह जो है 6000 की बचत करता है, प्रत्येक बंदा 6000 की बचत करता है।
कुल मासिक आय क्या होगी। हमसे बोला है कुल मासिक आय के बारे में। तो दोस्तों एक्स और वाई थे, इनका इनकम, इनका रेशो दे रखा है 4:3, और फिर कह रखा है भाई व्यय एक्सपेंडिचर, व्यय लिख देता हूँ, जो एक्सपेंडिचर होता है, एक्सपेंडिचर होता है, ये होता है एक्सपेंडिचर होता है दोस्तों 3:2 दे रखा है। अब एक चीज़ बताऊँ आपको, जब इन दोनों में संख्या समान हो ना, अंतर एक, अंतर कितना है दोस्तों, 1 का है, ये डिफरेंस है, ये 1 का है, ठीक है, हमने मान लिया। अगर 1 का मान 6000 है, इकाई 1 का मान 6000 है, और हमसे बोला है दोनों की कुल औसत है, तो देखो भाई 4 और 3 7, 7 हो गए, 7 इंटू 6,000 किया हमने, 7 की 42,000। तो दोनों की जो इनकम आई है दोस्तों मासिक आय, वो आई है 42,000, इसका बी आंसर। नॉर्मल क्वेश्चन था, समान है अंतर, तो बस 1 का मान 6000, ये दोनों का हमने जोड़ दिया, 4 और 3 7, 7 का मल्टीपल किया तो 42,000, इसका आंसर आ गया बी 42,000। नॉर्मल क्वेश्चन था दोस्तों, आय बचत वाले क्वेश्चन था, आपने पढ़ लिए भी कहीं ना कहीं तो पढ़े ही होंगे, ऐसी बात नहीं। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, हाँ ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन था दोस्तों। क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक कमरे की 2 दीवारें हैं और एक छत बिंदु पी पर समकोण बनाते हुए, देखो कोई कमरा है, कमरा ऐसे आकार का होता है, ठीक है, ये कोई कमरा है। आप जब इसे खोलेंगे ना तो ये थोड़ा अलग चित्र आएगा इसका, मैं आपको ऐसे नॉर्मल बता रहा हूँ। अब हमसे बोला क्या है, समकोण पर बनाते हैं, एक मक्खी हवा में आकर जो पहली दीवार पर 1 मीटर, यहाँ कहीं 1 मीटर है, और दूसरी दीवार यहाँ से कहीं 8 मीटर है, ये 1 मीटर है और ये 8 मीटर, पी से 9 मीटर, तो ये पी मान लिया हमने, ये 9 मीटर है, और एक मक्खी छत से कितनी दूर होगी, अब ये छत है तो छत ये मान ले, ये वाली छत है, ये नॉर्मल बात है, ये ऐसा होगा, कहने का मतलब ऐसे, ये भाई 1 है और ये 8 है। अब हमको कर्ण निकालना है, मतलब कर्ण दे रखा है, तो डायगोनल ऑफ क्यूबॉइड इसका होता है, तो डायगोनल ऑफ क्यूबॉइड का होता है, तो देखो भाई इसका दे रखा है 9 बराबर, क्योंकि 9 दे रखी है ना, ये दे रखी है पी की सिंह, ये 9 दे रखी है दोस्तों, ये 9 दे रखी है, ये वाली 9 दे रखी है, ऐसे बनेगा ये चित्र, चित्र आप बनाएंगे तो ऐसे होगा, ये 9 दे रखा है, 9 का स्क्वायर अपॉन 1 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर प्लस डी विकर्ण का स्क्वायर, ये होता है इसका मतलब। 9 का स्क्वायर बराबर 1 का स्क्वायर 1 प्लस 64 प्लस डी स्क्वायर, इसका क्या हुआ 81 बराबर, ये हो जाएगा दोस्तों 65 प्लस डी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा डी स्क्वायर बराबर 81 माइनस 65, तो डी स्क्वायर बराबर 16, तो डी कितना आ जाएगा दोस्तों 16, ये रूट में आ जाएगा तो ये 4, तो 4 है वो डी, उसकी दूरी है छत से मक्खी की दूरी, वो 4 मीटर है, तो इस प्रकार इसका आंसर 1 आएगा। आप जब अगर आपने घनाभ पढ़ा है, आपने ऐसा कॉन्सेप्ट पढ़ा है, तो ये आप क्वेश्चन कर पाएंगे। तो ये नॉर्मल क्वेश्चन था, हाँ एक चीज़ जरूर थी कि इसमें आप समझ लेंगे तभी ये क्वेश्चन होगा, ये डायगोनल क्या होता है, विकर्ण क्या होता है, वही था इसमें बस, बाकी समझने लायक चीज़ नहीं थी इसमें, इतना जितना हम कह रहे हैं इतनी समझने लायक चीज़ नहीं थी दोस्तों। हाँ एक बात ज़रूर है कि ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छा क्वेश्चन था, कहने का मतलब है क्वेश्चन अच्छा था, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, और ये थोड़ा लंबा क्वेश्चन हो जाएगा, तो हम करते क्या, इसके लिए अलग से स्लाइड खोल लेते हैं, और बहुत ही लंबा क्वेश्चन होने वाला है दोस्तों, ये लंबा ऐसे, ये आपको समझना होगा इसमें अच्छी तरह से, ठीक है, आपको अच्छी तरीके से समझना है दोस्तों, और ये आराम से हो जाएगा, ऐसी बात नहीं है, बस आपको पूरा ध्यान यहाँ पर रखना है, स्लाइड पर फिर समझना है, और आप क्वेश्चन आराम से कर देंगे। दे क्या रखा है, निम्नलिखित पर सूचना विचार कीजिए, सूचना दे रखी है, विचार करना है, उनके नीचे आने वाले 3 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। 8 रेलवे स्टेशन है ABCDEFGH, या तो 2 तरफा मार्गों से या एक तरफा मार्गों से जुड़े हुए हैं, ठीक है। एक तरफा मार्ग C, A और E से G, E मतलब ये दे रखा है आपको,
एक तरफा मार दे रखा है, फिर दो तरफ मार दे रखा है। हम क्या करते हैं दोस्तों, हम एक अलग से इसको अलग से इधर स्लाइड को थोड़ी छोटी कर देते हैं, इधर को थोड़ा बड़ा कर देते हैं। देखो आराम से दिख रहा होगा आपको। अब बोला है एक तरफा मार, एक तरफा मार यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। एक तरफा मार दे रखा है भाई दोस्तों सी से ए के, हम लिख देते हैं यहाँ सी ए, कलर चेंज कर लेते हैं। आराम से ध्यान देना है इस पर बड़ा। ये सी है, यहाँ से एक तरफा मार ए यहाँ तक है, ठीक है। अगला दे रखा है दूसरा तरफ ई से जी के बीच, ई है यहाँ से और जी के बीच, ये एक क्रॉस कर रहे हैं मतलब एक तरफा मार है, ठीक है। अगला दे रखा है बी से एफ के बीच में, बी से है एक एफ के बीच में एक तरफा मार। अगला दे रखा है डी से एच के बीच में, ये डी है ये एच है इसके बीच में, ठीक है। अगला दे रखा है डी से एच के बीच में, डी से एच के बीच में दे रखा है, ये तो हो गया डी से, सॉरी यहाँ से दे रखा है यहाँ तक डी से एच के बीच में, फिर कर रखा है जी से ई के बीच, सी के बीच में। तो जी कहाँ है दोस्तों, जी यहाँ रहा, और सी कहाँ पे, यहाँ रहा। इसका मतलब ये वाला, इसको कलर चेंज कर लेता हूँ, ये वाला। अगला दे रखा है दोस्तों ई से सी के बीच में एक तरफा मार, ये रहा, ये तो एक तरफा मार हो गया। और एच से जी के बीच में, एच से और जी के बीच में, ये तो बात हो गई एक तरफा मार की। अब तक अब दो तरफा मार कहाँ दे रखा है, कलर चेंज कर लेते हैं। दो तरफा मार्ग है ए से और ई के बीच में, ए ये रहा और ई ये रहा। तो इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों, यहाँ से यहाँ के बीच, ये दो तरफा मार्ग है। अगला क्या दे रखा है दोस्तों, जी से बी के बीच में, ये बी रहा और ये जी रहा। इसका मतलब क्या हुआ, ये वाला मार्ग। अगला क्या दे रखा है, एफ से डी के बीच में, एफ से और डी के बीच में मतलब ये वाला, ठीक है। ई से और डी के बीच में, ई कहाँ पे, ई रहा, और ई से डी के बीच मतलब यहाँ से यहाँ पे। ये तो पूरा डायग्राम बना है, ये डायग्राम तो बन चुका है। अब क्वेश्चन दे क्या रखा है, क्वेश्चन को पढ़िए। क्वेश्चन दे रखा है 76 कि सी से एच तक यात्रा करते समय निम्नलिखित में से स्टेशनों में से किस एक स्टेशन से गुजरना होगा। सी से बोला है और एच के यहाँ तक के लिए बोला है कौन सा जो मार्ग है, कौन सा स्टेशन है जिस पर गुजरना ही होगा। तो हम सी से स्टार्ट करते हैं दोस्तों, यहाँ से तो एक मार्ग बनाते हैं दोस्तों, ठीक है। अब मार्ग बनाते हैं हम यहाँ से, आप इधर लिख लीजिए से, ये स्लाइड ऐसे रहने दे, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ आपको, ठीक है। सी से बनाते हैं मार्ग और एच के लिए, तो ऐसा कौन सा रास्ता है जिस पर गुजरना ही होगा, ठीक है। हमने लिया एक रास्ता सी, ठीक है। सी के बाद लिया हमने दोस्तों, सी से लिया हमने ए के बीच में, देख लो आप यहाँ से दिख रहा है जो पूरा, कलर भी चेंज कर लेता हूँ मैं, ये देख लो आप ए के बीच में। फिर ए से लिया हमने ई के बीच में, ए से हमने लिया दोस्तों ई के बीच में। फिर ई से लिया हमने डी के बीच में, अब ई से हम डी के बीच में लेंगे, ई से हम लेंगे डी के बीच में, देख लो आप ई से डी के बीच में ले रहा। फिर ले रहे हैं हम एच के बीच में, तो ये एच पहुंच गया, एक मार्ग तो ये हो गया। अगला मार्ग लेते हैं, एक तो फर्स्ट रूट है, ये फर्स्ट रूट है, ठीक है। अगला रूट लेते हैं दोस्तों, सी से हम ए के बीच में, ए से हम ई के बीच में। अब ई से क्या करते हैं दोस्तों, हम जी के बीच में आते हैं, ई ये रहा और जी कहाँ पे, जी देखो यहाँ, जी कहाँ पे दोस्तों, तो जी ये रहा, ई से जी के बीच में, ई से जी के बीच में यहाँ लिया हमने, ई से जी के बीच में जी आ गया, जी से हमने बी के बीच में, फिर आगे रूट कितना हुआ एफ के बीच में, एफ से हम डी के बीच में, और डी से हम एच के बीच, ये दूसरा रूट हो गया। अब कहने का मतलब क्या हुआ दोस्तों, कहने का मतलब ये हुआ इन जो रूट बने हैं इनमें ये एक ऐसा रास्ता है दोस्तों जो दोनों में कॉमन है, और हमसे ये पूछा है ऐसा कौन सा रास्ता है जिस स्टेशन से हमको दोनों मार्गों में से गुजरना होगा। मतलब तो ई से तो आपको गुजरना ही होगा दोस्तों, तो इस प्रकार इसका आंसर आ गया बी, ई से ही आपको गुजरना होगा।
तो ये आपको कॉमन सेंस और आपको आराम से चीज़ों को देख के बनाना है। जो क्वेश्चन पूछा है उसके आंसर उसी हिसाब से उसके आंसर आ जाएंगे। अगला क्वेश्चन क्या करेगा इसी का, कोई गाड़ी ऐप से और ए पर किसी स्टेशन पर बिना एक बार से अधिक पार किए कितने बार, मतलब कितने प्रकार से गुजर सकती है, ये बोला है हमसे। कहाँ से? ऐप से ए के बीच। अब दोस्तों इसके लिए आपको चीज़ों को समझना होगा। समझना इसलिए होगा दोस्तों, अगर आपने थोड़ी सी चूक कर दी तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। हम स्लाइड को उधर कर लेते हैं। देखो एक चीज़ समझने की है इसमें क्या है, फिर और थोड़ा इधर से छोटा कर देते हैं। ये थोड़ा वीडियो लंबा हो सकता है, लेकिन आपको अगर ये क्वेश्चन समझ में आ गया तो आप कैसे भी क्वेश्चन आएगा उसे आराम से सॉल्व कर देंगे। क्वेश्चन में बोला है ऐप सी और ए के बीच में कितने किसी स्टेशन के बिना किसी एक बार को अधिक पार किए विभिन्न प्रकार से जाया जा सकता है। अब दोस्तों हम अलग अलग रूट बनाते हैं। हम लेते हैं ऐप से स्टार्ट करते हैं। ऐप से हम जाते हैं दोस्तों, आप देखते चलो, मैं जैसे लिखते जा रहा हूँ आप इधर देखते चलिए, इन पर देखते चलिए, ठीक है। ऐप से हम जाते हैं डी के बीच में। ऐप से हम जा रहे हैं कहाँ से? डी वाला, यहाँ पे देखो मैं चिन्ह कर देता हूँ, डी तक। डी से हम जा रहे हैं और जाना है हमें एक तक, डी से जाना है हमको ए तक। डी से हम गए फिर ई के लिए, ई के लिए गए भाई, देखो ले यहाँ। और ई से हम गए दोस्तों, ई से हम गए ए के लिए, ऐसे किया, ई के लिए और ए के लिए, देख लो हम। एक रास्ता तो ये हो गया, एक रूट तो फर्स्ट रूट। दूसरा रूट क्या हो सकता है दोस्तों? ऐप से गए हम डी के लिए, डी से गए ई के लिए। अब ई से हम क्या करेंगे दोस्तों? ई से जाएंगे हम सी के लिए और सी से जाएंगे दोस्तों हम ए के लिए। ये दूसरा रास्ता हो गया, रूट सेकंड। तीसरा रास्ता क्या होगा दोस्तों? ऐप से गए डी के लिए, डी से गए ई के लिए, ई से गए फिर ई से देख लो आप, ई से गए हम जी के लिए, जी के लिए गए, और जी से हम गए सी के लिए, और सी से गए हम ए के लिए। तो इसका मतलब ये तीसरा रास्ता हो जाएगा, थर्ड। अगला एक और रास्ता क्या हो सकता है दोस्तों? ऐप से हम गए डी के लिए, डी से गए हम एच के लिए, देख लो आप, डी से देख लो एच। अब एच से हम जाएंगे जी के लिए, और जी से जाएंगे हम सी के लिए, और सी से जाएंगे हम ए के लिए। इसका मतलब ये चौथा रास्ता हो गया। अब दोस्तों चार रास्ते हो गए। अब इसमें आप देख लो किसी से ऐसे नहीं कि दोबारा जा रहे हैं। तो भाई एक बात तो आपको समझ में आ गई होगी कि भाई चार रास्ते हो सकते हैं जिनसे हम ऐप से ई के लिए बिना एक स्टेशन ज़्यादा, मतलब एक स्टेशन से दोबारा नहीं जा सकते, मतलब जा सकते हैं। तो इसका मतलब डी आंसर है, चार रास्ते हैं ऐसे। तो ये नॉर्मल क्वेश्चन था, आप डायग्राम को मैंने बता ही दिया, आप क्वेश्चन को देखिए। अगर समझ में नहीं आया तो फिर से आप एक बार देख लीजिए, वीडियो को दोबारा देखिए, फिर नहीं आया तो फिर पूछिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है? 78 क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों? जी और सी के बीच मार्ग बंद है, कर दिया जाए। जी और सी की बात कर रहे हैं हम, यहाँ जीरा और यहाँ सी, यानी ये मार्ग बंद कर रहा है। तो बोल रहे हैं कि एच से सी तक यात्रा करते समय निम्नलिखित में से किस स्टेशन से एक से गुजरने की आवश्यकता नहीं होगी? तो भाई एच से हम गए जी के लिए, एच से हम गए जी के लिए, जी से हम गए दोस्तों बी के लिए, बी से गए हम एफ के लिए, एफ से गए फिर हम डी के लिए, और डी से गए दोस्तों ई के लिए, और ई से गए हम सी के लिए। तो हमसे क्या चीज़ बताइए? हमको एक चीज़ बतानी है इसमें, किससे गुजरना नहीं होगा? तो भाई हमको ए से नहीं गुजरना होगा, ए से हमको नहीं गुजरना होगा, तब भी हम पहुंच सकते हैं एच से सी के लिए। तो इसका आंसर आ गया दोस्तों सी। भाई ए से हमको बिल्कुल नहीं गुजरना होगा, ए स्टेशन से नहीं गुजरना होगा, तो ये बन जाएगा आपका सी आंसर। तो दोस्तों आशा करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों? क्वेश्चन को पढ़िए आप, ये 79 क्वेश्चन है, क्वेश्चन को पढ़िए पहले आप। 79 क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, क्या कह रहा है कि कुछ दो अंकीय संख्या है, दो अंक की संख्या याद रखिए, और इन संख्याओं को इसके अंकों को उलट देने पर, इसके अंकों को उलट देने पर इन संख्याओं, पहले हम क्वेश्चन को देख लेते हैं, देखो आराम से। इन संख्याओं और इनके अंकों के उलट देने के बनने जब बाद में बनी वाली संख्याओं का अंतर है सदैव 27 रहेगा। ऐसी अधिकतम संख्याएं कितनी हो सकती है? दो अंक की संख्याएं, वही बात, दो अंक की संख्या 10 से 99 के बीच होती है, पहली बात तो आपको पता ही है।
अगर 10 से 99 के बीच होती है दोस्तों, तो एक चीज़ आपको फिर से बताता हूँ, आप उल्टा कीजिए, अंतर देखिए, 43 और इसमें 27 का आ रहा है, बात तो सही है। हम क्या करेंगे दोस्तों, पहले एक संख्या लेंगे 10x माइनस 5, एक संख्या लिए, ये संख्या है दोस्तों, ये नंबर है, कोई संख्या है, ये संख्या है। मैंने 10x माइनस 5 क्यों लिया है, दहाई का अंक है और ये इकाई का अंक है, तो वही चीज़ बता रहा हूँ मैं आपको, 2 अंक की संख्या है तो 2 अंकियों में दाएं का और इकाई का हो सकता है। तो 10x माइनस 5, इसके विपरीत वाले लेते हैं दूसरी, क्योंकि विपरीत बोला है उल्टा, तो 10 बाई प्लस एक्स, सॉरी ये प्लस में है, ये हो गया, इसका मतलब दूसरी उल्टी संख्या ये हो। अब क्या कर रहे हैं हम, अब क्या करते हैं दोस्तों, एक मिनट नीचे वाले में मिटा देता हूँ मैं, तो आपको समझ में आ जाए। ये हमने संख्या उल्टी की है, ये संख्या मान रहे हैं हम, ये कोई वैसे नहीं दे रखा, दाई है इसलिए 10 माना है और ये एक्स बाई माना है, ठीक है संख्या। अब क्या करेंगे दोस्तों, हम अब एक काम करते हैं, 10x प्लस बाई, इसको हम 10y माइनस एक्स से घटाकर, और इसका अंतर आएगा 27, ये घटा दिया हमने, तो ये हो गया 9x माइनस 9y बराबर 27। तो x माइनस वाई बराबर 27, सॉरी x माइनस वाई, ये हमने 9 कॉमन ले लिया, 27 किया, इससे काट दिया, ये कट गया 3 बार, तो x माइनस वाई बराबर हो गया 3। इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों, x माइनस वाई बराबर 3 होगा। एक चीज़ आपको बता देता हूँ, ऐसी संख्या लो जो एल एच एस बराबर आर एच एस ये बराबर हो, तो दोस्तों हम अलग अलग संख्या लेते हैं, ठीक है संख्या लेते हैं, तो मान लेते हैं हम x का मान ले लेते हैं हम यहाँ पे 4 और y का ले लेते हैं 1, तो यहाँ से स्टार्ट होती है, देख पहली संख्या एक होती है 4 और y का ले रहे हैं हम 1, दूसरी संख्या ले सकते हैं हम 5, y का ले सकते हैं 2, तीसरी ले सकते हैं दोस्तों 6 और 3, चौथी ले सकते हैं 7 और 4, पाँचवीं ले सकते हैं दोस्तों 8 और 5, छठी ले सकते हैं दोस्तों 9 और 6। कितनी संख्या ले सकते हैं देखो, आप देख लो, 4 में से माइनस 1 घटाएंगे तो 3 बच रहा है, तो ये बराबर हो जाएगा। इसी प्रकार 5 में से 3 घटाएंगे तो 3 बच रहा है, सब में देखेंगे हम 3 3 बच रहा है। तो ऐसी कितनी संख्या है दोस्तों, तो ये ऐसी 6 संख्या है, टोटल कितनी संख्या है 6। और हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा है कि ऐसी कितनी संख्या है, वही है 6, इसमें 6 ऑप्शन में नहीं है दोस्तों, इसलिए इसका आंसर डी हो जाएगा। तो ये वाला भी क्वेश्चन वही वाला है जो पहले बताया मैंने आपको, वही क्वेश्चन है सेम, इसमें कोई अलग से बात नहीं की गई है, बस आपको समझना है कि दाई इकाई इनका जो भी दे रखा है, उल्टा सीधा विपरीत जो भी दे रखा है, उसको आपको आराम से समझना है कि अगर ये दे रखा है तो कैसे दे रखा है, उसको आपको समझ के क्वेश्चन को आंसर करना है उसका बस। और दाई इकाई तो आपने पहले भी पढ़ा होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, कि यदि 1.5 से प्रश्नों की एक पुस्तक है जिसमें 1 से 1.5 से तक की अंकित संख्या अंकित की गई है, तो पुस्तक में मुद्रित अंकों की संख्या कितनी होगी। एक चीज़ आपको बता दूं, 1 से हम 9 तक करते हैं तो 9 संख्या होती है अंकित, अगर 10 वाले से 99 करते तो कितनी संख्या आई 90, अंक कितने इसमें 2 अंक की है 180, ये तो हो गई। अब दोस्तों हम 100 से और 150 करेंगे, ये संख्या कितनी है 51 और 3 अंक की संख्या है तो 3 से गुणा करेंगे, तो ये आएगा दोस्तों कितना 153। अब हम तीनों को जोड़ देंगे 153 और ये हो जाएगा दोस्तों 180 और 9, ये हो जाएगा 342। तो ऐसे कितने अंक हैं उसमें, तो इसका आंसर आएगा दोस्तों बी 342। एक अंक की 1 से 9 है, 10 से 99 90 है, लेकिन डिजिट कितनी है इसमें 2 है, 2 अंक की, देखो मल्टीपल किया 180, 3 अंक हमने देखा 100 से 150 के बीच 51 है, कैसे 3 अंक की 3 से गुणा किया, 3 से गुणा किया, ये कितना आएगा 153, 180 और 9 जोड़े हमने तो कितनी संख्या है अंक आगे भाई, हम 342 अंक उसमें मुद्रित करेंगे, तब जाकर इसका आंसर आएगा दोस्तों 342 बी आंसर है। तो इस प्रकार ये क्वेश्चन भी आपका हो गया। तो दोस्तों जो हमने ये पेपर बताया है ये 2017 का पेपर था, और इसमें 2-4 क्वेश्चन थे वो आपको देखने में भी टफ होंगे और वास्तव में टफ थे, मैं ऐसे नहीं कह सकता कि ऐसे। और जैसे क्वेश्चन दिखाता हूँ आपको, ये वाला जो 10 वाला भी बताया मैंने आपको,
ये वाला क्वेश्चन जैसे देखो, ये वाला क्वेश्चन है। अब ये वाला क्वेश्चन है ना दोस्तों, ये वाला अगर आपने इसे जमाना सीख गए तो आप क्वेश्चन आराम से कर देंगे। और एक चीज़ मैं आपको फिर बताता हूँ, अगर आप पे क्वेश्चन ऐसा नहीं हो रहा तो आपको छोड़ देना चाहिए, क्योंकि ये टाइम लेगा, और टाइम लेगा, और आपसे गलत हो गया तो आप थोड़ा सा फिर मतलब आप वो हो जाएंगे, हताश हो जाएंगे, कम पे तो कुछ नहीं हुआ, टाइम भी गया। तो ऐसे क्वेश्चन को छोड़ सकते हैं, ऐसी बात नहीं। एक क्वेश्चन ये भी था जो अभी बताया मैंने आपको, ये कहाँ पे, हाँ एक वाला ये नॉर्मल क्वेश्चन था। अगर आपने इसमें भी जमा सीखे 2-3 क्वेश्चन आराम से कर देंगे। ये वाला क्वेश्चन थे, कानपुर वाला। तो आशा करता हूँ दोस्तों ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो हम फिर से करें कि आप पूछ सकते हैं हमसे दोस्तों। तो आप पहले तो आप 2015 से और 2016 दो पेपर बताए, फिर मैथ और रीजनिंग वाले पार्ट को वो हमने सॉल्व कराए हैं। आप पहले उन वीडियो को देखिए, फिर 2017 की वीडियो को देखिए, और आपको बिल्कुल आराम से बताया गया है। अगर आपको फिर भी प्रॉब्लम आए तो कमेंट बॉक्स में जाकर हम कमेंट कीजिए, तब हम दोबारा बताएंगे। और कल से हम स्टार्ट करेंगे 2018 का पेपर दोस्तों। तो आशा करता हूँ कि आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। धन्यवाद दोस्तों यहाँ तक बना रहने के लिए।